अगर आपको लोजपा रामविलास में दोबारा बुलाया जाए तो आप जाएंगे कि नहीं? नहीं। चिराग पासवान अब उम्मीद है या फिर इतिहास? इतिहास। वैशाली जो है वो जातीय राजनीति का शिकार है या राजनीतिक प्रयोगशाला? प्रयोगशाला। क्या आप राष्ट्रीय जनता दल से वैशाली के उम्मीदवार होंगे? समय बताएगा। सबसे ज्यादा बिहार के अंदर राजनीतिक संभावनाएं किसमें दिखती है, चिराग पासवान या तेजस्वी यादव? तो आपने टिकट किसको दिया? सर्वदलीय पार्टी के नेता के बेटी को। आपने टिकट किसको दिया? राजेश वर्मा को। राजेश वर्मा की क्या उपलब्धि थी पार्टी में? उस समय कार्यकर्ता को भट्टी के अंदर झोंकना था, तो हम जैसे 142 लोगों को पूरे बिहार में पार्टी ने झोंक दिया। राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम जब बिहार में लग सकता है और सैकड़ों करोड़ रुपया राशि खर्च किया जा सकता है, तो क्या इस तरह के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को नहीं आना चाहिए? कि मैंने चिराग पासवान जी को उस समय कह दिया था कि भैया आप ऐसा करिए, जो पार्टी के बुरे वक्त के दौर के लोग हैं वैसे कि नहीं, एक साथी को जरूर आप उम्मीदवार बनाइए कि दलित, पिछड़ा, वंचित, शोषित को आवाज देने में लालू प्रसाद यादव जी का बहुत बड़ा योगदान है। मंच पर हम बुलाना चाहते हैं वैशाली विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी व एनडीए गठबंधन के पूर्व विधान परिषद के प्रत्याशी रहे अजय कुशवाहा जी का। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं? बहुत बढ़िया। बढ़िया मतलब? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपने कई सारे नेशनल चैनल्स को देखा होगा और कई सारे जगहों पे एक बड़े बड़े इवेंट का आयोजन होता है जो नेशनल लेवल की मीडिया करती है, लेकिन एक सोशल मीडिया के मंच का प्लेटफॉर्म इस तरीके से हाजीपुर के अंदर आयोजन हो रहा है जिस पे आप अपनी बातों को रखने जा रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, ये तो ऑन कैमरा आपने हमसे पूछ दिया। मैंने अभी आपके इसके पीछे हम लोग जब बैठे थे, हम लोगों ने इसकी चर्चा अभी की है। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा पहल आपने किया है, और बिहार में हम पूरे बिहार की बात करें तो इस तरीके से अभी हमने देखा है, पिछले दिनों एक यूट्यूबर चैनल ने पटना के एक होटल के अंदर इस तरह का इवेंट किया है। निश्चित रूप से आपने ये इवेंट हाजीपुर के अंदर किया है और ये बहुत बड़ी पहल है, और हम चाहेंगे कि दर्शकों का पूरा प्यार आपको मिले और आने वाले दिनों में आप इससे भी और बेहतर कॉन्क्लेव करें, और ये कॉन्क्लेव आपके बिहार के इस राजधानी पटना में हो, और आपने जो ये पहल किया है निश्चित रूप से बहुत ही मिसाल कायम होगा। चलिए, आजकल कहाँ रह रहे हैं आप? नज़र नहीं आ रहे हैं। पॉलिटिक्स के गलियारों में आजकल आपकी चर्चाएं बहुत कम हो गई हैं, आप राजनीति से आप दूर हो रहे हैं। फिर कभी आप आते हैं रघुवंश प्रसाद सिंह की प्रतिमा का आंदोलन करते हुए, कभी किसी दलित बच्ची के साथ में अगर रेप हो जाता है तो उसकी आवाज़ उठाते हुए नज़र आते हैं, लेकिन सक्रियता, रेगुलरिटी नज़र नहीं आ रही है। देखिए, सक्रियता का मतलब क्या होता है समझना ये पड़ेगा। अब किसी पार्टी के झंडे के बैनर तले अगर आप काम करेंगे वही सक्रियता है, तो भाई हमको इसमें आपत्ति है। और जैसा कि आपने कहा कि रघुवंश प्रसाद सिंह जी के संदर्भ को लेके हम लोगों ने पिछले दिनों इसको एक अभियान के तौर पर हम लोगों ने लिया है। रघुवंश प्रसाद सिंह एक व्यक्ति नहीं, विचार थे, और जिस तरीके से उन्होंने वैशाली के विकास में अपनी भूमिका अदा करी है वो किसी से छुपा नहीं है। और जो वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय जो अभी बन के तैयार हुआ, तो उसको जमीनी हकीकत के रूप में लाने में जितनी बड़ी भूमिका रघुवंश प्रसाद सिंह जी की है, जब आप उसकी गहराई में जाएंगे, जब आप उसकी पूरी जानकारी लेंगे, तो आपको पता चलेगा कि वो सोच और वो जो आज की तिथि में दिखने वाला बौद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय पूरी तरह से रघुवंश प्रसाद सिंह जी की सोच थी। तो हम लोगों ने सोचा, इस वैशाली की धरती में बहुत ऐसे लोग आए गए, लोगों ने काम किया, लेकिन रघुवंश प्रसाद सिंह जी अब हम लोगों के बीच नहीं है। तो जो कृति उन्होंने किया है तो निश्चित रूप से उसका सम्मान हम सबको करना चाहिए, और उनके उस सम्मान के लिए हम लोग आगे आए हैं। सब लोग मिल के हम लोग इसको आगे बढ़ा रहे हैं, और आने वाले दिनों में हम लोग इसको धरना का भी स्वरूप देंगे, आंदोलन का भी स्वरूप देंगे। लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग इसका पूरी तरह से जोरदार तरीके से हम लोग इस मांग को रखेंगे, और आने वाले दिनों में उनके आदमकद प्रतिमा की स्थापना वैशाली में हो, इसके लिए हम लोग पूरा अभियान चलाएंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि राज्य सरकार जरूर इस पे पहल करेगी और उनके उस आदमकद प्रतिमा का अनावरण निश्चित रूप से वैशाली में होगा।
इसके साथ साथ एक चीज़ और हम आपको बताना चाहेंगे। वैशाली की जो विरासत है, आपने देखा होगा कि इसके पहले वैशाली में एक शांति स्तूप बना और उस शांति स्तूप के उद्घाटन के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी आए थे। आज जब बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय हम लोगों के बीच बना, उससे कई गुना ज़्यादा राशि इसमें खर्च हुआ। 550 करोड़ रुपए की लागत से बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय बन के तैयार हुआ है। इसका उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया। हमें लगता है कि आज अभी जितने इस दर्शक दीर्घा में बैठे लोग हैं, इसमें से इक्के दुक्के लोग ही उस कार्यक्रम में गए होंगे, चूंकि सही से इसकी जानकारी लोगों को नहीं हुई और कोई उस इवेंट का हिस्सा नहीं बन सका। तो आप किस तरफ लेके जाना चाह रही है बिहार सरकार इस वैशाली को? इस वैशाली की जो परिकल्पना आज की तिथि में लोग करते हैं, वैशाली की चर्चा बहुत लोग करते हैं, वैशाली से कई सांसद हैं, कई भारत सरकार में मंत्री हैं, लेकिन इस वैशाली की खोई हुई गरिमा और अस्मिता को बचाने के लिए कोई न सांसद सामने है, न कोई यहाँ का मंत्री सामने है। और इस वैशाली की अस्मिता को बचाने के लिए हम सब पूरी तरह से एकत्रित होकर और इसको हम लोग अभियान का रूप देंगे। और हमने जैसा कि आपको पहले कहा कि ये जो इवेंट जिस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री जी ने किया, क्या इस कार्यक्रम को देश के प्रधानमंत्री जी नहीं आ सकते थे? देश की राष्ट्रपति इस कार्यक्रम के लिए नहीं आ सकती थी? राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम जब बिहार में लग सकता है और सैकड़ों करोड़ रुपया राशि खर्च किया जा सकता है, तो क्या इस तरह के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को नहीं आना चाहिए? क्या वैशाली की गरिमा को इतना कमजोर किया जा रहा है? और यही वैशाली के सामने इसी बिहार में जब कोई कार्यक्रम राजगीर में हो और बगल के बोधगया में हो, तो किस तरीके से कार्यक्रम को आभा मंडल दे करके उसको बड़ा स्वरूप दिया जाता है और वैशाली के कार्यक्रम को कमजोर किया जाता है, वैशाली की अस्मिता को कमजोर किया जाता है। ये सब अब वैशाली नहीं सहेगा। हम लोग इस चीज़ को लेकर आगे बढ़ेंगे और इसको बड़ा स्वरूप देंगे। तो कहा जाए जिस तरीके से आपका रुख नज़र आ रहा है, तो ये कहा जाए कि आपका झुकाव जो है वो महागठबंधन की तरफ ज़्यादा हो रहा है। अब देखिए, अब ये तो लोग अपने तरीके से अपनी बात रखेंगे, सोचेंगे। मैंने आपको पहले ही कहा कि सामाजिक जीवन में सामाजिक काम करने के लिए किसी बैनर और किसी पार्टी के झंडा की जरूरत है कि उस व्यक्ति के सोच की जरूरत है और उस सोच के साथ आपको आगे बढ़ना है। जनता अपने आप आपके साथ हो जाएगी। महत्वाकांक्षाएं भी तो बहुत सारी होती है। अगर राजनीति में या समाज सेवा कर रहे हैं तो महत्वाकांक्षा भी तो होती है लोगों की कि हाँ उस पद के लिए जाए। आपने संबोधन में पहले ही कहा कि हम एनडीए की तरफ से यहाँ पर विधान परिषद के उम्मीदवार रहे 2015 में। 2020 का चुनाव हम लोग जनशक्ति पार्टी के बैनर तले वैशाली से लड़े, लेकिन उसके बाद कई ऐसी कारणें हुई जिसके कारण 2024 के क्या कारण हुए? ऐसा क्या कारण? हमने पहले भी 2024 के चुनाव के पहले हम लोगों ने इसको क्लियर किया था, जब हम लोग पटना में पार्टी के वैसे बहुत मजबूत साथी 22 लोग हम लोगों ने मिल के पटना के एक हॉल के अंदर हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोगों ने ये क्लियर कर दिया था कि जब आप किसी पार्टी के साथ होते हैं तो निश्चित रूप से कुछ उसके मूल सिद्धांत होते हैं, कुछ अपनी विचारधाराएं होती है। जब विचारधाराएं आपकी नहीं मिले और जब विचारधाराओं से अलग हटके नेता जब नया कुछ करने लगे, तो वैसे लोगों को अपने विचार के साथ और अपनी बातों के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और हम लोगों ने 22 लोग हम लोग मिलके पार्टी हम लोगों ने छोड़ दिया था। लेकिन वही अजय कुशवाहा जो एक समय पे जब चिराग पासवान सड़कों पे घूम रहे थे और अपनी पार्टी को दोबारा खड़ा कर रहे थे, तो सबसे आगे प्रमुख शहरों में आपका नाम होता था। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि चिराग पासवान आपके लिए बहुत खराब हो गए? नहीं, सड़क पर घूमने वाले उस समय के सारे लोग चिराग पासवान जी के लिए खराब हो गए, हम ही नहीं हुए। हमारे जैसे सैकड़ों हजारों लोग। आपके कई साथी अभी भी कितने साथी अभी भी पार्टी में हैं बरकरार? नहीं, पार्टी में होना एक अलग सब्जेक्ट है। मैंने आपको कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव उसका उदाहरण है। मैंने ये नहीं कहा कि आपने मुझे टिकट नहीं दिया, उसकी चिंता नहीं थी। मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को फोन पे कहा था, और आप अभी तो ये ऑन कैमरा आप इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपको मैं फिर से इसको दोहरा देता हूँ कि मैंने चिराग पासवान जी को उस समय कह दिया था कि भैया आप ऐसा करिए, जो पार्टी के बुरे वक्त के दौर के लोग हैं वैसे कि नहीं एक साथी को जरूर आप उम्मीदवार बनाइए, क्योंकि जितने भी पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता जो आपके साथ पूरे बिहार का भ्रमण किए, पार्टी टूटने के बाद आपको हौसला दिए, वैसे लोगों के बीच ये हौसला बना रहे। इसलिए कोई वैसे एक व्यक्ति को जरूर आप टिकट दीजिए, जिससे हम सब उनके साथ मिलके और इस चुनाव में आगे बढ़ेंगे और सब लोग हम लोग मिलके काम करेंगे। क्या ऐसा हुआ? अब क्या हुआ ये तो आपको भी पता है अभिजीत जी।
जो हुआ वो सबके सामने है, पूरा बिहार देख लिया। चिराग पासवान के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये था अपने कार्यकर्ताओं को टिकट न दे, बल्कि 5 में से 5 सीटें जीतना लक्ष्य था, जो उन्होंने करके दिखाया। नहीं, वो तो 100% स्ट्राइक की बात करते। दिल्ली के चुनाव में भी तो 1 सीट उनको मिला था। 100% स्ट्राइक हारने का भी तो है। सिर्फ एक ही हार है भैया, वही तो कह रहे हैं, 100% जीतने का है, 100% हारने का है। मतलब इतना खटास हो गया कि अब चिराग पासवान की बड़ाई भी आप नहीं सुन सकते हैं। नहीं, अब देखिए, किसी व्यक्ति की बड़ाई की बात नहीं है। आप जो करते हैं, आपके किए हुए कृत्य के आधार पर आपको तय किया जाता है और आपके बारे में लोग उसकी तुलना करते हैं। आप जैसा करिएगा। अब जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव की आपने चर्चा किया, तो 2024 में जिनको भी टिकट मिला या जो लोग भी गठबंधन के उम्मीदवार थे, तो वो कोई व्यक्ति अपने ऊपर इसका सेहरा नहीं ले कि मैंने अपनी सीटों को जीत के और इसका 100% स्ट्राइक रेट हो गया। वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी भूमिका उस गठबंधन के अंदर है। और उस समय नरेंद्र मोदी जी पूरे देश के नेता थे। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा था और देश के प्रधानमंत्री के पद के लिए चुनाव हो रहा था। इसलिए कोई व्यक्ति उसमें भारी नहीं था, उसमें वो प्रधानमंत्री का चेहरा भारी था। चलिए, लगातार वैशाली विधानसभा को लेकर के आपके पोस्टर सोशल मीडिया पे लगातार आ रहे हैं। वैशाली विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी है क्या? देखिए, जैसा कि पहले ही हमने आपसे कहा कि 2020 का चुनाव हम लोग वैशाली लड़े थे, तो निश्चित रूप से हम लोग लगातार लोगों के बीच हैं। और ये सही है कि चुनावी रणभूमि में जब आप होते हैं, जब चुनाव का समय आता है, तो लोग उस तरह की चर्चाएं करते हैं। तो निश्चित रूप से चुनाव हम लोग लड़े थे, तो आगे भी ऐसी इच्छा है और लोगों से हम लगातार संपर्क में हैं। और जिस तरीके से लोगों का किन लोगों के साथ में संपर्क में है आप? जनता के संपर्क में है, वैशाली की आम आवाम के संपर्क में है। जिन लोगों ने पिछले बार के चुनाव में हमको 33,351 मत दिया, वैसे लोगों के संपर्क में है। और जो रेस्ट 3,53,000 मतदाता हमारे वैशाली विधानसभा क्षेत्र के अंदर हैं, हम लगातार सभी लोगों के संपर्क में हैं। और निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में हम लोग चुनाव लड़ेंगे, ऐसी सोच जरूर रखते हैं। किस दल से आप चुनाव लड़ेंगे? अब दल हमारा अभी फाइनल नहीं है, हम लगातार लोगों के बीच हैं। जो लोगों का आदेश होगा, जैसा लोग कहेंगे, उस तरीके से हम उसका निर्णय लेंगे। अभी हम लोगों ने निर्णय नहीं लिया है। निर्दलीय लड़ेंगे? लड़ सकते हैं, वो तो समय बताएगा। हमने कहा कि लोग जैसी स्थिति में रखेंगे, लोगों का जो अनुभव, हम लोगों से संवाद कर रहे हैं, जो लोगों का निर्णय होगा बताएंगे, उसके हिसाब से हम लोग आगे निर्णय लेंगे। चिराग पासवान का फोन आएगा कि अजय कुशवाहा जी आप हमारी पार्टी में दोबारा से आइए, जो हुआ सो भूल जाइए, लीजिए टिकट और चुनाव लड़िए? नहीं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा कि जिन बातों को लेकर हम लोगों ने पार्टी छोड़ा, देखिए हमारा लंबा अनुभव रहा है। रामविलास पासवान जी जब जीवित थे, हम उनके सानिध्य में काम किए। 2010 के विधानसभा चुनाव के समय से लगभग हम उनके साथ जुड़े थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने भूमिका अदा करी थी, वैशाली में भी, हाजीपुर में भी, जमुई भी हम लोग गए थे। उसके बाद के दिनों में भी लगातार चुनाव जब हुआ, तब हम लोग पूरे बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में पार्टी के लिए हम लोगों ने काम किया है। चिराग पासवान जी से व्यक्तिगत हमारा कोई झगड़ा नहीं है। पार्टी के उस निर्णय को लेके, जो 2024 के चुनाव में जो निर्णय पार्टी के तरफ से लिया गया, जो चिराग पासवान जी की तरफ से लिया गया निर्णय था, उस निर्णय से कहीं ना कहीं हम जैसे निष्ठावान कार्यकर्ता जो आहत थे, हम सब ने इस्तीफा दिया था, मिल के इस्तीफा दिया था। तो ये बात कहाँ से बनती है कि भाई दोबारा टिकट वाली बात कहाँ से बनती है इसके अंदर? भाई हम लोगों ने तो इसी बात को लेके छोड़ा ही था कि जो लोग आपकी पार्टी के लिए, आपके लिए दिन रात अपनी मेहनत करके आपके लिए काम कर रहे थे, वैसे किसी निष्ठावान कार्यकर्ता को आपने टिकट नहीं दिया। आपकी पूर्व, उसी पार्टी की पूर्व सांसद रह चुकी थी, उनको दोबारा से लड़ाया गया, कहाँ कोई दिक्कत है? भैया वही तो पूर्व सांसद पार्टी तोड़ने में सामने थी। उस वैशाली की धरती से तो हम खुद वैशाली के वोटर हैं। और वो वैशाली की सांसद जब 2019 में बनी, 2021 में जब पार्टी टूटा, तो पार्टी तोड़ने में उनकी सबसे बड़ी और मुख्य भूमिका थी। उनके घर पे दिल्ली में ये सारी बैठकें हुई, और ये हम नहीं कहते, कई दफ़ा ऑन कैमरा चिराग पासवान जी लगातार अपनी बात रख चुके हैं। तो वैसे लोगों को उन्होंने टिकट दिया जिस व्यक्ति ने चिराग पासवान जी के संदर्भ में लगातार उल्टा सीधा बोलने का काम किया। आपको लोकसभा चुनाव के अंदर देखा गया कि आप महागठबंधन के प्रत्याशी को लेकर के हाजीपुर की सड़कों पे लोगों से वोट मांग रहे थे, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि मैं महागठबंधन में नहीं हूँ, किसी दल में नहीं हूँ, बस तैयारी कर रहा हूँ। तो कैसे माना जाए कि आप महागठबंधन में नहीं हैं?
देखिए 2024 के चुनाव में सही है कि हम लोग महागठबंधन के प्रत्याशी का समर्थन कर रहे थे, लेकिन ये समर्थन हमको तब करना पड़ा जब हाजीपुर में हम लोगों ने एक सामाजिक कार्यक्रम रखा था, और उस कार्यक्रम में जब लोगों का जो आक्रोश था तो उसमें लोगों ने ये कहा कि भाई हम लोगों को करना क्या चाहिए। अगर हम लोग एनडीए के प्रत्याशी का विरोध करते, चिराग जी ने गलत किया है, तो वैसी स्थिति में हम लोगों को करना क्या चाहिए। तो लोगों ने सुझाव दिया कि चूंकि सामने जो कॉम्पिटिटिव उम्मीदवार थे वो महागठबंधन की तरफ से थे जो लड़ाई में थे, तो लोगों ने कहा कि हम सबको महागठबंधन के प्रत्याशी का मदद करना चाहिए। तो उसके निस्बत हम लोगों ने तय किया और महागठबंधन के प्रत्याशी का मदद हम लोगों ने किया। ये सही है। आपने देखा होगा उस लोकसभा के चुनाव में पहली बार, आज भी चिराग पासवान जी के सोशल मीडिया हैंडल को आप खोल के देखिएगा, पूरे इस हाजीपुर लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी में किसी के घर पे जाके उन्होंने किसी से अपने मत के लिए किसी से आग्रह विनम्र निवेदन नहीं किया। एक दो फोटो आपको मिलेगा उनके सोशल मीडिया पे जिसमें आपको दिखेगा कि इस हाजीपुर के रामाशीष चौक के बगल के दिघी गांव में किसी के दरवाजे पर रात के 11 बजे वो गए थे और वहां से उन्होंने उसको सोशल मीडिया हैंडल पे डाला कि हाजीपुर में कुशवाहा समाज के लोगों का भरपूर समर्थन हमको मिल रहा है। तो उस विरोध का ही वो आधार था कि जो हम लोगों ने विरोध किया था, उसी विरोध के कारण उनको फेसबुक पे ये लिखना पड़ा था कि इस समाज के लोगों का समर्थन हमको मिल रहा है। तो भैया आपको अपने अधिकार की लड़ाई के लिए सामने स्वयं आना पड़ेगा, तभी जाके बात बनेगी। आपने देखा होगा कि इस लोकसभा के चुनाव में कितने जगह लोग वोट मांगने गए थे, ऊपर से ही सब हवाई फायरिंग चल रही थी और सब लोग हेलीकॉप्टर लैंडिंग करके लोगों से वोट मांग के, ये तो भैया समीकरण का खेल था, समीकरण के आधार पर चुनाव लड़के लोग जीते। और हम लोगों ने जो विरोध किया, कहीं ना कहीं उस विरोध का असर पड़ा, जो उनके हार का जीत का जो अंतर था वो इससे कहीं भारी होता, बड़ा होता, जो सब लोग मानते थे, उस अंतर को कम तो जरूर हम लोगों ने किया है। उस चुनाव में जरूर उसका असर उन पे पड़ा था। अब अगर बात करें इन सारी चीज़ों से अलग, तो वैशाली की तरफ हम लोग रुख करते हैं। वैशाली लोकतंत्र की जननी कहा जाता है, वैशाली का एक अलग महत्व है। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि वैशाली जो है अपने इतिहास को खोता हुआ नज़र आ रहा है, उसको दोबारा से पुनर्जीवित करने की तैयारी होनी चाहिए? निश्चित रूप से होनी चाहिए। हमने पहले ही आपको कहा कि वैशाली की जो अस्मिता है, वैशाली के संदर्भ में और वैशाली पर्यटन के क्षेत्र में जितना वैशाली को बढ़ाया जाना चाहिए, उस तरीके से सरकार का कहीं कोई ध्यान नहीं है। आप वैशाली की क्या बात करिएगा साहब, आप जिस हाजीपुर में बैठे हैं, इस हाजीपुर में 1000 लोगों को बैठा करके किसी भी तरह की सभा करने का कोई एक आपको कहीं ऑडिटोरियम टाइप का कोई जगह अगर सरकार ने बनाया हो तो आप हमको बताइए। आप तो इस हाजीपुर के हैं और यहाँ दर्शक दीर्घा में बैठे जितने लोग हैं सब हाजीपुर के ही हैं। इस हाजीपुर के शहर के अंदर 1000 लोगों को बैठा करके कोई एक कार्यक्रम किया जा सके, इस तरह का कोई एक जगह है? ऐसी जगह तो नहीं है। अब क्यों नहीं है? आप क्यों नहीं पूछते सत्ताधारी पार्टी के लोगों से? यहाँ के कई सांसद हैं, कई विधायक हैं, कई भारत सरकार में मंत्री हैं, उन लोगों से ये पूछा जाना चाहिए, जिस विकास की परिकल्पना आप करते हैं, जिसकी चर्चा आप बराबर करते हैं, इस हाजीपुर के इस नारकीय दौर से हाजीपुर को कब बाहर किया जाएगा? और आप जब देखिएगा इस हाजीपुर और वैशाली से बाहर निकल के, तो आप चले जाइए राजगीर, वहाँ 5000 लोगों के बैठा करके ऑडिटोरियम बनाया गया है, 5000 लोग उसके अंदर बैठ करके एक सभा कर सकते हैं। बोध गया में 10,000 लोग बैठ करके ऑडिटोरियम के अंदर कोई सभा कर सकते हैं। तो साहब ये बात वैशाली के अंदर क्यों नहीं हो सकता? वैशाली के लोग इसकी मांग क्यों नहीं कर सकते? लगातार वहाँ के विधायक जो है सुशासन का दावा कर रहे हैं, सुशासन की सरकार चल रही है और विधायक कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार में वैशाली का विकास जो है वो चौतरफा हो रहा है। अब तो यही विकास हो रहा है कि वैशाली में एक रोड का टेंडर निकला 30 करोड़ का, 32 करोड़ का, और वो टेंडर कैंसिल हो गया और वो दोबारा टेंडर में आया, 5 करोड़ में वो रोड बन के तैयार हो गया। 3 महीने बाद चुनाव है बिहार में, चुनाव खत्म होगा, रोड भी उसके साथ खत्म हो जाएगा। हम ऑन कैमरा आपको बोल रहे हैं, यही तो बिहार का विकास है कि जिस रोड का एक प्राकलन 32 करोड़ का बनता है और वो प्राकलन जब रद्द हो जाता है, दोबारा प्राकलन 5 करोड़ का बन जाता है और वो रोड 5 करोड़ रुपए से वो बनता है 14 किलोमीटर रोड। आप बताइए उस रोड की क्या स्थिति रहेगी?
वो सिर्फ चुनाव के लिए दिखावा है। चुनाव भर वो रोड रहेगा, चुनाव खत्म रोड खत्म, फिर से रोड बनेगा। मतलब 30 करोड़ की सड़क 5 करोड़ में बना दी गई है। हाँ बनी है। लालगंज मानपुरा एक चौक है, वहाँ से जतकौली का वो जगह जतकौली तक के लिए वो रास्ता जाती है, 13 या 14 किलोमीटर का लेंथ है। आप उसका पता कर लीजिए, अगर आपको नहीं मिलेगा तो आप मेरे से ले लीजिएगा। पूर्व में जो उसमें टेंडर हुआ था वो 32 करोड़ का था, वो टेंडर स्क्रैप हुआ और दोबारा टेंडर 5 करोड़ रुपए का हुआ है, जिससे वो काम कराया गया। वैशाली जिले के अंदर नीतीश कुमार का आगमन अगर कहीं होता है तो ज़्यादातर वो वैशाली के अंदर ही जाता है। प्रगति यात्रा में भी उन्होंने वहीं वैशाली के अंदर डेरा डाला था, उसके बाद में बुद्ध सम्यक पार्क में भी वो वैशाली पहुँचे। इसके अलावा कोई भी ऐसी तरीके की योजनाएं लेकर के आते हैं तो सबसे पहले वो वैशाली ही जाते हैं। तो वैशाली से उनका कनेक्टिविटी है। जनता दल यूनाइटेड के लगातार वहाँ पर हावी रहे, ऐसे में अजय कुशवाहा कैसे मुकाबला कर पाएंगे? देखिए, वैशाली जाना सिर्फ एक दिखावा है। मैंने आपको पहले ही कहा कि वैशाली में आप बताइए ना, वैशाली जाने से सिर्फ काम चलेगा क्या? वैशाली का जो इतिहास है, वैशाली की जो अस्मिता है, उसको पूरी तरह से दबाने का प्रयास है। सरकार कहीं ना कहीं बिहार में वैशाली के साथ भेदभाव कर रही है। जितना राजगीर नालंदा ज़िले को पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा दिया जा रहा है, जितना बोधगया को पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा दिया गया, उस तरीके से वैशाली को बढ़ावा नहीं दिया गया। आप देखिए, वैशाली में राजा विशाल का जो वो घर है, अभी भी उसको पूरी तरह से चार दीवारी तक नहीं उसके अंदर लगा है। आप अभिषेक पुष्करणी वैशाली में इतना नामचीन जगह है, आप जब वहाँ जाइएगा तो देखिएगा कि कचरों का अंबार लगा हुआ है। अभी एक ये जो बना भूत सम्यक दर्शन संग्रहालय, तो इसको जिस तरीके से एडवर्टीज किया जाना चाहिए था, जिस तरीके से इसको इसके बड़े स्वरूप को दिखाया जाना चाहिए था, उस तरीके से इसका प्रचार प्रसार नहीं हुआ। और इतना आनंद फानन में इसका उद्घाटन हुआ है, उद्घाटन के अगले दिन उसमें ताला लग गया। उद्घाटन के अगले दिन ताला लग गया। आप जाके पता कर लीजिए, उसमें कोई विजिटर अभी तक नहीं गए हैं, किसी विजिटर को जाने की अनुमति नहीं है, उसमें ताला जड़ दिया गया है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि वैशाली के अंदर जो है, लोगों की जब तबीयत खराब होती है या कोई आपातकालीन कोई ऐसी एक्सीडेंट हादसे हो जाते हैं तो वो मुजफ्फरपुर की तरफ ज़्यादा जाते हैं। उसके अलावा यहाँ हाजीपुर मुख्यालय आना पड़ता है। वैशाली के अंदर मेडिकल को लेकर के इस तरीके की लगातार सवाल निकल करके आते हैं। उन सब मामलों में क्या सोचते हैं आप? साहब, एक डिग्री कॉलेज वैशाली में नहीं है अभी तक। विकास इतना तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। आप जिस स्वास्थ्य की चर्चा कर रहे हैं उसमें एक हॉस्पिटल नहीं है वैशाली के अंदर। पर्यटन के क्षेत्र में पूरी तरह से फिसड्डी है वैशाली, फिर भी विकास तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब इसका क्या जवाब होगा? अभी थोड़े दिन पहले आप लालू प्रसाद यादव जी के यहाँ गए थे, गुलदस्ता उनको देते हुए आपकी तस्वीर काफ़ी वायरल हुई थी। लोगों ने ये तक क्यास लगा लिया था कि लालू प्रसाद यादव ने आपको टिकट की गारंटी दे दी है। अगर राष्ट्रीय जनता दल की सीट वहाँ पे नहीं आती है, किसी अन्य दल की आती है, तब अजय कुशवाहा क्या करेंगे? हमने तो सीट की चर्चा अभी की नहीं कि कहाँ जाएगा और हम किस पार्टी से। लोगों ने तो कहा ही। अरे, लोगों का काम है कहना। लोग जब आप सामाजिक जीवन में होते हैं सर, धुआं तो वहीं से उठेगा ना जहाँ पे आग लगेगी। नहीं, लालू यादव जी से मिलने का जहाँ तक सवाल है तो उनका जन्मदिन था और जन्मदिन के अवसर पर हम गए थे। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि लालू प्रसाद यादव जी से हमारे पिताजी के समय से उनके रिश्ते रहे हैं। 1990-92 में हम बहुत छोटे थे, तो हम अपने पिताजी के साथ, जब उस समय वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो एक अन्य मार्ग जो मुख्यमंत्री का कर्णांकित आवास है, उसके अंदर हम उनके साथ कई दफ़ा गए हुए हैं। तो उनसे हमारे पारिवारिक रिश्ते रहे, हमारे पिताजी के रिश्ते रहे हैं। तो इस निस्बत भी, और देखिए, जब कोई बड़ा व्यक्ति, लालू प्रसाद यादव जी के संदर्भ में हम इतना जरूर कहना चाहेंगे कि दलित, पिछड़ा, वंचित, शोषित को आवाज़ देने में लालू प्रसाद यादव जी का बहुत बड़ा योगदान है। और ये ऑन कैमरा हमने कई ऐसे बड़े हस्तियों को ये स्वीकारते हुए देखा है, जो हस्ती आज की तारीख में राजनीतिक जीवन में लालू प्रसाद यादव जी के विरुद्ध वाली पार्टियों के नेता हैं। तो ये समझना पड़ेगा, जिस व्यक्ति का जो कोई व्यक्तित्व है, उसके आधार पर उस व्यक्ति के बारे में चर्चा किया जाना चाहिए। और जिन लोगों ने किया है, अब जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा, डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह जी का 2014 के चुनाव में मैंने विरोध किया था। हम उस समय एनडीए के साथ थे। तो हम लोग ये जरूर कहते हैं, और पूरी आवाम चाहती है, वैशाली की जनता चाहती है कि उनके कृतित्वों के आधार पर उनको वैशाली में स्थान दिया जाना चाहिए। और बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय जो बना, जो उनके कहीं ना कहीं मेहनत का नतीजा है, तो उसका उनको फलाफल के रूप में उसके अंदर उनका ये लगना चाहिए, आदमकद प्रतिमा लगनी चाहिए। तो किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के आधार पर उसके किए कार्यों की चर्चा जरूर होनी चाहिए, चाहे वो पक्ष का हो या विपक्ष का हो। चलिए,
ये सारी बातें तो हो गई, लेकिन कुछ ऐसे सवाल हैं हमारे जिसका जवाब सिर्फ को आपको हाँ या ना में देना है, उससे ज़्यादा शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है। चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आपको लोजपा रामविलास में दोबारा बुलाया जाए तो आप जाएंगे कि नहीं? नहीं। चिराग पासवान अब उम्मीद है या फिर इतिहास? इतिहास। जातीय वैशाली जो है वो जातीय राजनीति का शिकार है या राजनीतिक प्रयोगशाला? प्रयोगशाला। कुर्सी जरूरी है या संघर्ष? संघर्ष। आप अगला चुनाव लड़ेंगे हाँ तो किस पार्टी से? आपने हाँ और ना में जवाब बोला था कि हाँ और ना में जवाब देना है, अब किस पार्टी से लड़ेंगे ये तो क्वेश्चन ही नहीं है। नहीं, चलिए मैं आप इस क्वेश्चन को बदल देता हूँ। मैं आपसे ये पूछता हूँ, क्या आप राष्ट्रीय जनता दल से वैशाली के उम्मीदवार होंगे? समय बताएगा। हाँ या ना में जवाब देने की बात थी। ये तो समय बताएगा, ये पार्टी को तय करना है। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि हाँ और ना में ही जवाब देंगे। क्या आप राष्ट्रीय जनता दल के वैशाली से उम्मीदवार होंगे हाँ या ना? पार्टी ने आपसे कहा है। सुनने में तो यही आ रहा है। नहीं, पार्टी जब आपसे आधिकारिक रूप से कहेगी तब हमसे आप पूछ लीजिएगा। अभी जवाब नहीं देंगे? अब जब वो क्वेश्चन ही नहीं है पार्टी का, जब तक कुछ मत नहीं आएगा तब तक तीसरे आदमी के मत के आधार पर उस पर अपना बात कैसे कहा जाएगा? चलिए, इंडिया बढ़िया है या एनडीए? इंडिया गठबंधन बढ़िया है या एनडीए गठबंधन बढ़िया है? देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा, इंडिया गठबंधन एनडीए गठबंधन से तो हम दोनों से आज की तारीख में हमारी दूरी है। हमने कहा कि जो जैसा करेगा उसके आधार पर उसका मूल्यांकन होना चाहिए और आम जन को इसका अधिकार होना चाहिए कि जो जिस तरीके का काम किया है उस तरीके से उसके बारे में कहा जाना चाहिए। हमने आपको पहले ही बता दिया कि आज की तारीख में जो बिहार की सरकार है, पिछले 20 वर्षों वाली ये सरकार है, और उस सरकार के अंदर हम जहां बैठे हैं उस जगह पे इस हाजीपुर की धरती से कई सांसद बने, कई सांसद वर्तमान में हैं, कई सांसद भारत सरकार के मंत्री हैं, और 1000 लोगों को बैठाने के संदर्भित कोई एक जगह हाजीपुर में इन लोगों ने स्थापित नहीं करा पाया। तो ऐसे लोगों के बीच से फिर से आप हमसे वही पूछते हैं एनडीए या यूपीए, एनडीए या इंडिया। ये तो समझने वाली बात है कि जिन लोगों ने कुछ किया नहीं उसके बारे में हमारा मत कैसे बनेगा। चलिए, एक चीज़ और सवाल है, सबसे ज़्यादा बिहार के अंदर राजनीतिक संभावनाएं किसमें दिखती है, चिराग पासवान या तेजस्वी यादव? अब देखिए, तुलना आपको ऐसे करना चाहिए था। बिहार में 2 धुरी है, एक धुरी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। ये आपकी निजी राय ली है मैंने। नहीं, अगर जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आकर के बोले कि एनडीए के अंदर हमारे नेतृत्व में चुनाव होगा। ये एनडीए के अंदर जितने भी बड़े से बड़े नेता हैं या छोटे से छोटे नेता हैं, सब ये बोल रहे हैं कि बिहार में 2025 का चुनाव नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। तो फिर ये तीसरा नाम कहाँ से आता है? इंडिया गठबंधन में क्लियर है कि इंडिया गठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। ये चीज़ तो सबको पता है और वो खुद भी अपनी बात रख चुके हैं। तो ये नाम में कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार जी हैं, इंडिया गठबंधन से तेजस्वी यादव हैं, और बेशक आज की तारीख में तेजस्वी यादव बिहार में भारी हैं। कभी आप क्षेत्र में जाते हैं और आपको लोग कहते हैं कि ये तो बिना पार्टी वाले नेता है, कैसा लगता है उस समय? ये आप बोल रहे हैं, लोग तो ऐसा नहीं बोलता। हमें तो लोगों ने लोगों से हम मिलते हैं, हम तो लोगों से मिलते हैं, तो लोगों से जब चर्चाएं होती है तो लोग अपनी बात रखते जरूर हैं कि आपको क्या करना चाहिए। वो सलाह के रूप में वो सलाह जरूर देते हैं कि आपको किसी पार्टी के अंदर जाके पार्टी के लिए काम करना चाहिए और उस पार्टी के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। ये लोग जरूर कहते हैं, लेकिन लोग ऐसा नहीं बोलते। ये तिरस्कृत वाली भावना किसी के अंदर नहीं है कि आप पार्टी के अंदर नहीं हैं। हम लोग किसी पार्टी के अंदर रह के जितना काम कर सकते उससे कहीं ज़्यादा बाहर रह करके हम लोग लोगों की आवाज़ बन रहे हैं। चलिए, एक अंतिम चीज़ जो है, आप जनता से अगर एक बात कहना चाहेंगे तो वो बातें क्या होंगी? देखिए, हमने कहा कि जनता को अब पार्टी और ये सब चीज़ों को ध्यान में नहीं रखते, इससे अलग हटके आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके लिए कौन बेहतर तरीके से काम कर सकता। जो व्यक्ति सामाजिक जीवन में जो संघर्षरत है, संघर्ष करता है और वो क्षेत्र को आगे ले जाने की दिशा रखता हो, वैसे लोगों का साथ देना चाहिए। अभी चुनाव सामने है तो लोगों को इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए कि जो लोग काम कर सकते हैं, जिनके अंदर काम की भावना है, काम को आगे लेके बढ़ना चाहते, वैसे लोगों को समर्थन देना चाहिए। वैसे लोगों से बाहर निकलना चाहिए। जो लोग सत्ता में सिर्फ समीकरण के आधार पर लगातार चुनाव जीत रहे हैं, वैसे लोगों से जरूर लोगों को सबक लेने की ज़रूरत है और उनको सबक देने की भी ज़रूरत है। अभी आपने बोला कि आप लोगों ने 22 लोगों ने थोड़ा माइक नज़दीक ले जाइए, माइक नज़दीक ले जाइए।
22 लोगों ने मिलके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और पार्टी से इस्तीफा दे दिया। तो ये आपका सामूहिक निर्णय था या महत्वाकांक्षा बड़ी हो गई थी? नहीं, हम लोग जैसा कि 22 लोग जो थे, जो पार्टी के अंदर हम लोग काम कर रहे थे, तो सब लोग आपस में मिलके अगर सामूहिक निर्णय नहीं होता तो 22 लोग एक जगह होते नहीं। 22 लोगों की का ये समूह था और हम सब ने मिलके ये तय किया कि अब हम लोग इस पार्टी के अंदर नहीं रह सकते और हम सब लोगों ने मिलके इस्तीफा दिया। लेकिन कहीं ना कहीं आप सभी एमपी के चुनाव के टिकट के प्रयास में थे। हमने आपको पहले ही कहा कि ये जरूर था कि पार्टी के तरफ से जो निर्णय लिया गया था वो पार्टी के हित में नहीं था, इसीलिए हम जैसे 22 लोग एक जगह हुए थे। अब आपने कहा टिकट के लिए, तो महत्वाकांक्षा सबकी होती है जनाब, लेकिन जो लोग काम करते पार्टी के अंदर, जिन लोगों ने पार्टी को टूटने से लेके पार्टी को खड़ा करने तक जो लोग थे, तो कोई एक व्यक्ति इसके लिए अगर दोषी होता, आपने कहा कि टिकट के लिए महत्वाकांक्षा के लिए आपने पार्टी छोड़ दिया, तो मेरे जैसे और 21 लोग थे, तो सबके सब एलिजिबल नहीं थे। मैंने कहा कि पार्टी के अंदर जो काम कर रहे थे, पार्टी को जो आगे बढ़ा रहे थे, वैसे किसी एक साथी को टिकट दिया जाना चाहिए था, जो पार्टी की तरफ से नहीं दिया गया, इसलिए हम जैसे 22 लोगों ने पार्टी छोड़ दिया। अजय कुशवाहा जी को रामविलास जी एमएलसी का टिकट देकर के सम्मान दिए और चिराग पासवान जी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बना करके इनको वैशाली से टिकट दी। लोक जनशक्ति पार्टी इनको सम्मान में किसी तरह की कोई कमी नहीं की, तो इनकी क्या मजबूरी थी? ये महत्वाकांक्षी बात है या नहीं है कि इन्होंने लोकसभा के टिकट नहीं मिलने की वजह से पार्टी छोड़ी? आपने लोकसभा चुनाव में आपको टिकट नहीं मिला इसलिए आपने पार्टी छोड़ दी। इंदल पासवान जी, आपकी पीड़ा को हम समझते हैं और सामने विधानसभा का चुनाव है, आपको हम शुभकामना देंगे कि आने वाले समय में राजा पाकड़ से पार्टी आपको उम्मीदवार बना दे। और एक बात आपको स्पष्ट कर देते हैं कि आप बहुत व्यक्तिगत तौर पर आप हमको भी जानते हैं। जहाँ तक सवाल है 2 बार पार्टी की तरफ से टिकट दिए जाने का, ये सही है। 2015 में एनडीए की तरफ से हम उम्मीदवार हुए, एनडीए का ही एक व्यक्ति बागी हो गया, उसको तो पार्टी रोक नहीं पाई और हम लोग लगातार इसके बारे में चर्चा करते रहे। रामविलास पासवान जी आज की तारीख में है नहीं, लेकिन उसको भी आगे छोड़ते हैं। 2020 का चुनाव जो विधानसभा की आप चर्चा कर रहे हैं, उस समय कार्यकर्ता को भट्टी के अंदर झोंकना था, तो हम जैसे 142 लोगों को पूरे बिहार में पार्टी ने झोंक दिया और हम लोग झोंकाए। पूरे बिहार में हम लोगों ने वोट लिया और जो 25 लाख मत आया, और जब पार्टी टूटी 2021 में, उसके बाद लगातार वही 133 लोग पूरी बिहार में घूम करके पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया। तब 2024 में आपका एनडीए से गठबंधन हुआ। जिस समय जिस बात को लेकर आप चर्चा करते हैं कि 100% स्ट्राइक रेट हमारा होता है, तो जब 100% स्ट्राइक रेट की बारी आई तो आपने टिकट किसको दिया? सर्वदलीय पार्टी के नेता के बेटी को। आपने टिकट किसको दिया? राजेश वर्मा को। राजेश वर्मा की क्या उपलब्धि थी पार्टी में? 2020 के चुनाव में राजेश वर्मा चुनाव लड़ने आए थे। 2021 में पार्टी टूट गई, तब से लेकर 2024 के चुनाव के बीच में राजेश वर्मा जी को भागलपुर का जिलाध्यक्ष बनाया गया था। ऑन रिकॉर्ड है। आपके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी अभी हैं, आप उनसे पूछ लीजिएगा। राजेश वर्मा ने 4 लाइन का एक पत्र लिख के दे दिया कि मैं जिलाध्यक्ष का पद संभालने की स्थिति में नहीं हूं, हमारे घर पे ईडी का छापा पड़ा है, हमको ईडी वालों से बात करने के लिए लगातार दिल्ली जाना पड़ता है, इसलिए मैं अभी इस पद पे रह के कार्य करने में सक्षम नहीं हूं। उन्होंने पार्टी का वो दायित्व छोड़ दिया। चलिए एक जो व्यक्ति पार्टी का दायित्व छोड़ दिया, और वैसे व्यक्ति को 2024 के लोकसभा चुनाव में आपने खगड़िया का उम्मीदवार बना दिया। कैसे आपने खगड़िया का उम्मीदवार बनाया, ये पूरा बिहार जानता है, हमारे कहने की जरूरत नहीं है, ये सबको पता है। आपने बीना देवी को टिकट दिया, आपको भी पता है, आप हाजीपुर के हैं। जब यहां से बाहर निकलिएगा तो आप भी अकेले में रोइएगा कि गलत व्यक्ति को टिकट दिया गया, पार्टी ने गलत निर्णय किया है। आप यहां नहीं बोलिएगा, इसलिए कि आप पार्टी के लोग हैं। हम आज के तारीख में स्वतंत्र हैं, हमारा स्वतंत्र विचार है, इसलिए हम स्वतंत्र तरीके से अपनी बात रखने के लिए सक्षम हैं और हम रख रहे हैं। क्या हुआ वैशाली में? आज की तारीख में आपके सांसद जो वैशाली की बीना देवी जी हैं, आपके पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, एक भी कार्यकर्ता आज की तारीख में पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। एक भी आपके पार्टी का कार्यकर्ता आपके सांसद से संतुष्ट नहीं है और एक भी कार्यकर्ताओं का काम नहीं होता है। आपके समाज के कई
ऐसे लोग जिनकी मृत्यु हुई पिछले दिनों, कई जगह तो आपके वो माननीय सांसद गए तक नहीं है, किसी से पूछते नहीं हैं, किसी का हाल समाचार नहीं लेते हैं, समीकरण के आधार पर। और दूसरा, गांधी जी के उस जोर से लोग टिकट लेके और आपकी पार्टी से उम्मीदवार बन के और सांसद बन गए, और उसके आधार पे पार्टी आगे बढ़ रही है। फलिए फूलिए, आपका इसी तरह तरक्की हो, भगवान भला करे। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे मंच पे इतना समय दिया।